इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से एक ऐसी जानकारी लेकर उपस्थित है हम, जो बिल्कुल समसामयिक होगी, आपके लिए बिल्कुल काम आने वाली है। जी हाँ, हमें पता है आपको, आप ये जानते हैं कि किसान की बात में हम ऐसी ही बातें लेकर आते हैं जो बिल्कुल आपके लिए सदुपयोगी होती हैं और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, आज आपके साथ मैं हूँ आरती और मैं अश्वनी, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी हैं। देखिए, विशेषज्ञ हैं तो विषय भी होगा अश्वनी। विषय देखो ऐसा है कि एक ऐसा आज फल की बात हम करने वाले हैं जो बहुत पौष्टिक है, जिसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ काफी उपयोगी है। बिल्कुल। तो अक्सर कहते हैं कि अगर कोई अस्वस्थ है तो उस फल का अगर इस्तेमाल करता है, उसको खाते हैं तो उसके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है, और अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो भी अगर नियमित उसका सेवन करते हैं तो भी वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। और जैसे कि आरती ने कहा, किसान मित्रों का प्रयास तो यही होता है कि जो इस वक्त के खेती बाड़ी से जरूरी काम है उनके बारे में आपके साथ चर्चा की जाए। इसके साथ साथ जिस चीज की आप खेती कर रहे हैं, जो उत्पाद है, उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो ये भी हमारा प्रयास रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इतनी सारी बातें बताई आपको एक फल के बारे में, तो आपको बता ही देते हैं हम कि आज कौन सा विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं पपीते की खेती में आवश्यक कार्य। तो भाई, एक ऐसा फल जिसे अगर आप नियमित तौर पर खाते हैं और एक मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी, तो कहते हैं ना, आपके बाल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी त्वचा भी बहुत अच्छी हो रही है, पेट तो आपका समझो उसके लिए वरदान ही है वो। बिल्कुल। और पपीता एक ऐसा फल है, इसको जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। किसान मित्रों, जो भी हमारे किसान मित्र पपीते की खेती से जुड़े हैं तो उनको ये बेहतर अनुभव है कि वो ये फल जो है वो कितना ज्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं आपको खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, बहुत अनुभव है आपको, फिर भी कहीं छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं, तो इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि विशेषज्ञ यहाँ पर हो और आप सीधे तौर पर उनसे बात कर सके, जुड़ सके और जो भी समस्या है उसको जान सके, अपना उसका समाधान ढूंढ सके। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। तो आप कैसे जुड़ेंगे ये भी बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नए श्रोताओं के लिए हम बता देते कि आज हमारे स्टूडियो की एक लाइन खुली हुई है। हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 011-2342-1608। 011 दिल्ली का STD कोड है। जितने भी बाहर के श्रोता हैं, जो नए श्रोता हैं, वो इसको डायल करें और 2342-1608 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नए श्रोता भी इस पे फोन कर सकते हैं। जैसे कि अश्वनी हमेशा कहते हैं, हमारे जो नए श्रोता हैं वो कॉल करे। भाई, पुराने श्रोता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बस प्रश्न जो है वो बिल्कुल हमारे आज के विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप नोट करें, 9868868753। तो सारी जानकारी आप तक हमने पहुंचा दी। अब आपको क्या जानना है पपीते की खेती के बारे में, अब आप जल्दी से इन नंबरों का उपयोग करें और फौरन से हमें कॉल करें, मैसेज करें और जान लें डॉक्टर साहब से। तो अश्वनी, जब तक हमारे लिसनर्स के फोन आते हैं, हम क्यों ना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में हमने कहा कि पपीता बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो इसी से जुड़े कुछ जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, वो हम डॉक्टर साहब से लेना चाहेंगे। जैसा कि किसान भाई आप सभी लोग जानते हैं कि पपीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। खास तौर से हमारे जितने भी फल हैं उसमें पपीता एक ऐसा फल है जो कि 15 से 18 महीने में तैयार हो जाता है और बहुत कम समय में तैयार होने वाला फल है। इसके अलावा प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो लाभ है वो पपीता में है। इसके अलावा ये बहुत ही स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लाभदायक है। पेट के लिए वो बहुत ही लाभदायक है। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं स्वास्थ्य के प्रति, या आपके जो है जितने भी क्रीम आती हैं उसमें पपीता का उपयोग है, जितने भी फेस पाउडर्स हैं उसमें है। इसके अलावा इसका एक बाई प्रोडक्ट है, हम इसको पपेन बोलते हैं। पपेन से भी आप खेती करके आप किसान भाई उससे भी फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से आप यदि किसान भाई पपीता की खेती यदि वैज्ञानिक विधि से करें तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सकते हैं।
अच्छी बात बताई आपने। एक बात और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से ये समय चल रहा है, मार्च का लगभग आधा समय बीत चुका है, 20 तारीख आज हो गई है, तो ये समय क्या पपीते की खेती के लिए अभी कितना समय बचा है? कि क्या अभी खेती की शुरुआत की जा सकती है जी जी। या उसके बाद का कुछ कार्य करना है? जी जी, जैसे किसान भाई, यदि आपके पास पपीते की पौध तैयार है, यदि आपने नर्सरी लगा चुके हैं, यदि पौध तैयार है, तो खास तौर से नॉर्थ इंडिया में जिन जगहों पे की जाड़ा पे पाला पड़ने की संभावना होती है ठंडी के मौसम में, वो अपनी पौधरोपण इस समय कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक जा सकते हैं किसान भाई, चाहे तो अभी से शुरू करके 15 अप्रैल तक इसकी जो है ट्रांसप्लांटिंग या पौधरोपण कर सकते हैं किसान भाई, तो अभी भी कर सकते हैं। जो किसान भाई ऑलरेडी पौधे लगा चुके हैं, खासतौर से वो किसान जो सितंबर अक्टूबर की प्लांटिंग करते हैं, तो इस समय जो है चूंकि तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है, खास तौर से किसान जो है खेत की गुड़ाई निराई और खेत में जल का प्रबंधन, सिंचाई जो है अच्छी प्रकार से करें। जी डॉक्टर साहब, अभी लगाने का समय है, किस तरह से क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहते हैं कि जब पपीते की खेती के बारे में हमारे किसान में तो सोचते हैं, तो उनके ध्यान में ये भी आता है कि किस तरह की जलवायु हमें ज्यादा देखनी चाहिए या मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए और क्या चीजें। जी, खासतौर से जो पपीता की खेती करने वाले किसान भाई ख्याल कर लें कि पपीता जो हमारा एक उष्णकटिबंधीय फल है। उष्णकटिबंधीय फल मतलब जहाँ पे तापमान ज्यादा हो, जहाँ पे की नमी भी ज्यादा हो, दोनों हो। लेकिन हम इसकी खेती अपने समशीतोष्ण क्षेत्र, जैसे कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, आपके इन प्रदेशों में भी जहाँ पे की सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं हम लोग, वहाँ भी हम खेती कर सकते हैं। जब किसान भाई खेती के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में उनके मिट्टी आना चाहिए, किस प्रकार के मिट्टी का चुनाव करें, जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अच्छी प्रकार से मिट्टी का चुनाव नहीं किया किसान भाई, तो फिर आपके पौधे में हानि हो सकती है, पपीता के पौधे में। अतः किसान भाई, पौधे की पपीते की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो बलुई दोमट है। बलुई दोमट होना चाहिए या दोमट मिट्टी हो, उर्वरा युक्त हो, जिसका की पीएच मान, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका की पीएच मान जो है वो 6.5 से 7.5 तक हो, या उदासीन हो, जिसे कह सकते हैं। और सबसे जरूरत ये है किसान भाई, उस खेत में आपके पानी नहीं लगना चाहिए। जब पानी बरसे तो पानी वहां से खेत से बाहर निकल जाए। जल जमाव की यदि समस्या होगी तो उस खेत का चुनाव किसान भाई न करें, क्योंकि पपीता बहुत ही पानी के प्रति संवेदनशील फल है, जिससे कि मरने का चांस ज्यादा रहता है। मरने का चांस ज्यादा रहता है। और यानी कि किसान मित्रों, हमें नियमित रूप से मिट्टी की जांच भी करवाते रहना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि मिट्टी का पीएच मान कितना है। और डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि आपने उत्तर भारत की बात की, तो इन राज्यों में ऐसी कौन सी खास किस्में हैं जो कि हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो नई खेती करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? यानी कि उपयोगी किस्में कौन सी हैं? जी जी, किसान भाई, पपीता में 2 तरह की किस्में आती हैं। एक तो एक किस्में है जिसमें हमको बोलते हैं उसमें एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब हुआ कि उसमें यदि आप लगाएंगे तो नर निकलेगा या तो मादा निकलेगा, मेल या फीमेल होगा। वो एक तरह की प्रजातियां होती हैं। दूसरे तरह की प्रजातियां वे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी या उभय लिंगी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मादा फल निकलते हैं, मादा फूल निकलते हैं और उभय लिंगी फूल निकलते हैं। तो किसान भाई, जब भी आप खेती करने के बारे में सोचें या किस्मों के बारे में सोचें, तो आप उन किस्मों को लगाएं जिसमें कि मादा और उभय लिंगी के फल आते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं गायनोडायसियस। तो इस तरह किस्मों का यदि आप चयन करते हैं तो हम नाम आपको बता देते हैं। जैसे कि गायनोडायसियस किस्म के बारे में यदि हम बताएं आपको, हमारे संस्थान की जो है पूसा डिलीशियस है, पूसा मेजेस्टी है। हमारे दक्षिण भारत के किसानों के लिए अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है। कोयम्बटूर की यदि तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे जो है कोयम्बटूर 3 है, कोयम्बटूर 7 है। ये कुछ प्रचलित वैरायटियां हैं, तथा एक प्राइवेट की भी कुछ वैरायटियां हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है हमारे भारतवर्ष में। वो है आपका रेड लेडी, जो सबसे प्रचलित वैरायटी है इस समय भारतवर्ष की। इसको आप उपयोग करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। जहां तक एक लिंगी की बात करेंगे तो उसमें हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की हुई पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है। ये दोनों प्रजातियां बहुत ही ड्वार्फ किस्म की हैं, मतलब बहुत छोटे से, इन प्रजातियों में आपको बहुत छोटे से ही फल आने लगता है। इन किस्मों का उपयोग करके भी किसान भाई पपीते की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो एक लिंगी किस्में हैं उसमें किसान भाई आपको प्रति गड्ढा 2 पौधे लगाना चाहिए या 3 पौधे लगाना चाहिए। जी साथियों, तो कार्यक्रम किसान की बात चल रहा है, पपीते की खेती के बारे में बात हो रही है और आप सीधे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फोन नंबर आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार। मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने अभी संदेश में सुना ही कि हमने भी आपको लगातार बताया कि श्री अन्न मिलेट ये प्रदर्शनी लगी हुई है 18 से 22 मार्च तक लगी हुई है पूसा कैंप पे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो आप भी जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप काफी कुछ वहाँ मिलेट्स के बारे में देखने, सुनने को, जानने को मिलेगा आपको, आप जान सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि हमारी साथी मंजीत भी वहाँ पर फिलहाल पहुंची हुई है आप सबके लिए सारी वहाँ की तरोताजा खबर लाने के लिए। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ वहाँ हो रहा है मंजीत से। नमस्कार मंजीत, स्वागत कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। और हमारे साथ सीधे इस समय ना जुड़ चुके हैं अमा सीधा, और जो कि बताएंगे कि जो मोटा अनाज है यानी कि जो श्रेय अन्न है वो किस तरीके से फायदेमंद है और क्यों हमें अपने भोजन में, एक टाइम के भोजन में जरूर इसे ऐड करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? सबको नमस्कार। श्री अन्न अभी मिलेट्स बोल रहे, सेहत के लिए बहुत अच्छे है क्योंकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है वो सबसे ज्यादा है। कुछ अभी फिंगर मिलेट ले लिया तो उसमें कैल्शियम का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, और प्रोसो मिलेट ले लिया तो प्रोटीन का अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता है। और ऐसे ही कोडो मिलेट, बानर मिलेट, ऐसा डिफरेंट मिलेट का श्री अन्ना ले लिया तो उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा रहता है। ये सब डिफरेंट मिलेट्स में डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू है। ये सब आपका सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये मिलेट फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, किसान साथियों के लिए, क्योंकि ये किसी के पास पानी का अवेलेबिलिटी या पानी बहुत कम रहते हैं उस, और मिट्टी का गुणवत्ता क्या रहता है उसमें कम रहे तो उस समय ये मिलेट श्री अन्ना वो फार्मर का हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि कम पानी में भी उसका अच्छा प्रोड्यूस होता है, उसका यील्ड अच्छा आता है, और आपको फॉडर भी मिल जाएगा ग्रेन के साथ साथ, और कैटल्स के लिए भी यूज हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ एक मैडम भी जुड़ गई, वो बताएंगे कि जो मोटा अनाज है उसे इस्तेमाल कैसे करना, यानी कि हमें भोजन में बनाना तो है, और कौन सी रेसिपी और कैसे बनेगी और कैसे वो स्वादिष्ट बनेगी, वो भी हमारे साथ मैडम जुड़ चुकी है। मैडम सबका नमस्कार है। ये श्री अन्न से हम लोग अच्छा हेल्दी खाना भी बना सकता है, मगर हम लोग ओनली चावल और गेहूं का रेसिपी से ओनली बनाता है, वो ऑलरेडी पॉलिश रहता है। उसका खाने के भी हमको ओनली कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कुछ हेल्दी का लाइक प्रोटीन, दिस फाइबर का कंटेंट ज्यादा है इसमें। तो ये हम लोग हमारा डेली डाइट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा प्लेट में। कैसा है तो हमारा इडली से, इडली हम राइस से बनाता है, इसका बदला हम लोग श्री अन्न का रागी और ज्वार, बाजरा, ऐसा सभी का हम लोग इंस्टेंट राइस का बदले हम लोग ये यूज करके हम लोग इडली से बना सकता है और डोसा बना सकता है। और ऐसा ओनली ट्रेडिशनल का ही नहीं है, और फास्ट फूड का भी हम लोग बना सकता है, नूडल्स का और पास्ता और पिज्जा, ऑल दिस थिंग्स वी कैन मेक श्री अन्ना से। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमरनाथ रेड्डी, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से ये बनता है। मैडम ने बताया कि खाने में कैसे ऐड कर सकते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस तरह से मिलेट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। सर सबका नमस्कार। मेरे नाम डॉक्टर अमरनाथ रेड्डी पूला, चीफ बिजनेस मैनेजर फ्रॉम न्यूट्री हब IIMR, and we are providing very good programs who are working with millet and who are going to start millet based startups. We have two programs. One is NEST Nest
and we say the pre-seed funding, and who are starting with millets business, they can come to us, they can apply for this funding, and they can, if they selected, they are going to get up to 5 lakhs funding for this program. And we have another program called N-Grain, that is a seed fund, scale-up fund. In this, they are going to get 25 lakhs. Government of India is giving as a grant. They no need to repay also. And also we are conducting every month training programs to all over India, online basis and offline basis. Number 1 is cooking with millets, how to cook millets. And number 2 is startup ignition program. And this startup ignition program, we are going to explain basic fundamental millet-based information as well as basic fundamental business ideas and also value-added products, what are there, and also technologies, everything. So we are saying we are from Indian Institute of Millet Research, Hyderabad as a team. Now we are exhibited our stall in Pusa. Please come and visit today, tomorrow, and after tomorrow. Also we are here who are really start entrepreneur business. You can come 49 and 50 stalls. We are here only. We will explain you and you can start. And I am saying we are always say eat millet, stay healthy. Please eat millet and stay healthy. Thank you so much. बिल्कुल, और बहुत सारे किसान भी यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो भी यहाँ आ सकते हैं। यानी कि नास कॉम्प्लेक्स के अंदर, पूसा के अंदर इस समय यहाँ पर एग्जीबिशन चल रही है और वो यहाँ पर आके अलग अलग खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं, स्नैक्स का। और बच्चों को बहुत कुछ पसंद होता है, जो कि मिलेट को दूसरा राइस वगैरह है, व्हीट वगैरह, उनको रिप्लेस कर दिया गया है मिलेट से। काफी सारे डिलीशियस फूड यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर जिस तरीके से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद इस समय एग्जीबिशन दिल्ली पूसा नास कॉम्प्लेक्स में चल रही है। ओवर टू स्टूडियो। जी बिल्कुल, इसका उत्साह देखते ही बन रहा है और आप वहाँ पे पूरी तरह से आनंद ले रही हैं और इतनी सारी जानकारी आपने हम तक पहुँचाई। मंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। वहाँ पे जितने भी लोग जिन्होंने हमसे बात की उन सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अश्वनी, आपने देखा सुना कितने सारे, एक हमें बहुत अच्छी रेसिपी के बारे में भी जानने को मिला और कितने स्टार्टअप के प्रोग्राम वहाँ पर है, अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी, कितने मौके हैं, तो बहुत सारी कुछ चल रहा है। और इसी वजह से मुझे लगता है इसी उत्साह को देखते हुए इस प्रदर्शनी को जो है एक्सटेंड किया गया है, बढ़ा दिया गया है इसका समय, ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकें और जितना इसका फायदा ले सके उतना ही अच्छा। बिल्कुल आरती, और हमें ये जानकारी मिली मंजीत के माध्यम से कि वहाँ करीब 50 के करीब ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जो कि हमारे किसान मित्र अपना रोजगार तलाश रहे हैं, उनके पास भूमि नहीं है या वो खेती बाड़ी में नहीं जाना चाहते हैं, तो मिलेट्स के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका खुद का रोजगार किस तरह से वो शुरू कर सकते हैं और किस तरह से उनको वहां से फंड रेज हो सकता है, यानी कि वित्तीय सहायता भी मिलेगी, कंप्लीट प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो बस जरूरत है किसान मित्रों आपको पूसा केंद्र में पहुंचने तक, तो अभी भी 2 दिन का समय है। जी जी बिल्कुल, और आप पहुंचे और इतनी सारी चीजें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप जाके वहाँ खुद भी देखिए और देखिए कितनी वैरायटी आपको मिलती है, क्या कुछ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कुछ आपके लिए फायदेमंद चीजें, सब आप देख सकते हैं। और जैसे कि हमने वापस आ जाते हैं थोड़ा अपने विषय पर भी, पपीते की खेती के बारे में बात कर रहे थे और हमने आपसे कहा था कि थोड़ी देर बाद आपको फोन नंबर जो है वो हम बताएंगे, तो बता देते हैं आपको फोन नंबर। हम अपने फोन नंबर दोहरा देते हैं, 23421608 23421608। इससे पहले दिल्ली का STD कोड 011 जरूर डायल करें और साथ ही आप हमें 9868868753 पर व्हाट्सएप भी करते रहें। डॉक्टर साहब, नर्सरी और पौधरोपण के अभी बीच में हमने बात की थी कार्यक्रम में, तो पौधरोपण के बारे में तो आपने बताया, पर क्या अगर कुछ किसान मित्र हमारे नर्सरी लगाना चाहते हैं तो क्या ये समय अभी है नर्सरी लगाने के लिए? नर्सरी लगाने के लिए खासतौर से हमारे देश में 3 टाइम है, 3 समय पर नर्सरी लगाते हैं हम लोग। एक सो समय निकल चुका है मैम। यदि किसान भाई लगाना चाहते हैं तो जून के लास्ट में या मई के लास्ट से लेकर के जुलाई तक नर्सरी लगा सकते हैं उन क्षेत्रों में लिए जहां पर कि हम लोग ट्रांसप्लांटिंग या पौधरोपण जुलाई अगस्त में करते हैं। मैं शुरू में ही बता दिया था कि 3 तरह हम लोग यहाँ 3 बार ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। एक तो करते हैं आपका जुलाई अगस्त में, उन क्षेत्रों में करते हैं जुलाई अगस्त में जहां पे कि पानी कम बरसता है, खासतौर से जहां कम बरसता है। जहां पे ज्यादा पानी बरसता है वहां पे हम लोग सितंबर अक्टूबर का महीना करते हैं, और खासतौर से उत्तर भारत में जहां पर कि ठंड ज्यादा पड़ती है उसको हम लोग फरवरी मार्च में करते हैं। तो किसान भाई इसी के अनुसार जब आपके पौध लगाना हो उसके अनुसार 45 से 60 दिन पहले आपको नर्सरी लगाना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं कि जब पौधा आपका 12 इंच का हो जाए तो उस पौधे को जो है आप लगा सकते हैं। 12 से 15 सेंटीमीटर का हो जाए तो उस पौधे को आप जो है प्लांटिंग कर सकते हैं। उसकी जो उम्र है वो 45 से 60 दिन की हो, तो किसान भाई उसके अनुसार अपनी नर्सरी लगा सकते हैं। यदि लोग जो कुछ नर्सरी का व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो भी नर्सरी का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं अपना। खास तौर से नर्सरी के व्यवसाय के लिए आजकल जो है, पहले हम लोग लगाते थे नर्सरी मिट्टी
मिट्टी में। लेकिन आजकल बहुत सारे हमारे कृत्रिम रूटिंग मीडिया आ गई हैं, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कुलाइट है, परलाइट है, कोकोपीट है। और आजकल लगाने के लिए हम लोग कहते हैं किसान भाइयों को कि 6 बाई 4 इंच की आप जो है पॉलिथीन शीट ले लें, पॉलिथीन थैलियां ले लें, खासतौर से काले रंग की पॉलिथीन थैलियां होंगी तो अच्छी होंगी। आजकल रूट ट्रेनर आ रहे हैं, प्लग ट्रेज आ रही हैं, बहुत सारे इस तरह के आ रहे हैं कंटेनराइज नर्सरी के लिए, जिसमें कि आप अपना इन तीनों का मिश्रण मिला सकते हैं, जैसे कि कोकोपीट का 2 भाग, बर्मीकुलाइट का 1 भाग, परलाइट का 1 भाग। इन तीनों को अच्छे से मिला लें, या आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें बर्मी कंपोस्ट भी 1 भाग मिला सकते हैं। मिला के बढ़िया सा मिश्रण बना करके आप उस पॉलिथीन की थैलियों को अच्छी प्रकार भर लें और प्रत्येक थैली में 1 या 2 बीज जो है आप लगाएं, संध्या के समय लगाएं, और लगाने के बाद आप हल्की सी सिंचाई कर दें। किसान भाई जी, डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या पूछना चाह रहे हो? नमस्कार जी, मैं सरोज बोल रही हूँ। मैंने आपसे ये कहना है, आप रोज एक्सपर्ट नाम पहले बताती हैं, आज आपने नहीं बताया, प्लीज उनका नाम बता दीजिए। जी, नाम है इनका डॉक्टर कन्हैया सिंह जी। जी, तो डॉक्टर साहब आपका नाम जानना चाह रही थी, वो डॉक्टर कन्हैया सिंह जी हम बता ही चुके हैं। डॉक्टर साहब एक बात अभी आपने छेड़ी की, जैसे कि बरसात के समय बात आपने छेड़ी, और अभी बीते दिनों में देखने को मिला 1-2 दिन में कि लगातार पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे बरसात हुई, कहीं ओले भी पड़े हैं। तो इसका अगर हम देखें तो फसलों पर, पपीते की फसल पर, या फिर कहें कि जो हमारे फल वृक्ष हैं उन पर क्या असर देखने को मिल सकता है? खासतौर से ज्यादा प्रभावित करता है उन पौधों को जो पौधे छोटे होते हैं, खासतौर जहाँ पे कि ओलावृष्टि हुई है, इसमें छोटे पौधे जो फलों के होंगे वो प्रभावित होंगे। बड़े पौधों में यदि कहें तो इसमें चूंकि आम में फ्लावरिंग चल रही है और उसमें फल लग रहे हैं, फ्रूट सेटिंग हो रही है, तो ये जो बरसात है क्या करेगा कि इनके जो मंजर हैं, फूल के मंजर हैं, इनको झाड़ देगा। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे फल है वो भी झड़ सकते हैं। इसके अलावा पानी बरसने से बहुत समस्या नहीं है, इसके होने वाले जो रोग हैं, इस मौसम में एक रोग आता है जिसको हम लोग कहते हैं चूड़ सफेदी रोग, चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं हम लोग। ये बहुत ही घातक बीमारी है आम के लिए, जिसमें कि इस रोग के लग जाने से आम की फसल काफी बर्बाद होती है। जहाँ तक पपीते की बात है तो पपीता का पौधा भी बहुत ही संवेदनशील है ठंड के प्रति। तो यदि उसके ऊपर बर्फ गिरी है तो जहाँ पे जिस फल पे गिरी होगी तो फल थोड़ा सा वहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा, और छोटे पौधे काफी प्रभावित होते हैं इसमें। जी डॉक्टर साहब, और जैसे कि बारिश की बात हुई अश्वनी, हम देख ही रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से किस तरह से मौसम बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा है, तो हमारे किसान मित्र को बहुत सतर्क रहना पड़ता है मौसम को लेकर। कॉलर जुड़े हैं, सुन लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं वो। डॉक्टर साहब, हमने अनार के पौधे लगा रखे हैं, उसमें फूल आ रहा है, हमें अब उसमें क्या क्या डालना चाहिए खाद में? अभी तो जैसे फूल आ रहा है किसान भाई, तो अभी तो मत डालिए, आपको या तो पहले डालना चाहिए था। अनार की खेती है ना, तो आपको पहले ही डालना चाहिए था। अभी डालने से अभी कोई फायदा नहीं होगा अनार की खेती में। इस समय क्या करें कि अनार के पौधे यदि फूल आ रहे हैं तो वर्तमान के समय में आप इसमें पानी न लगाइएगा। पानी जैसे ही आपका जो है फल लग जाए, फल लगने के बाद आप उसमें हल्की सी सिंचाई करते रहे, जिससे कि ये पौधे आपके फल जो आपके न झड़े। और डॉक्टर साहब जल्दी से हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कीट बीमारियों की बात की थी, तो अगर पपीते में कोई कीट या रोग लग जाता है तो हमारे किसान मित्र उसकी रोकथाम या उसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं? पपीते में कीट की यदि बात करें तो कीट में सबसे जो घातक कीट है उसको हम लोग बोलते हैं एफिड या माहू बोलते हैं। घातक इसलिए है कि ये कीट जो है केवल चूसता तो केवल रस चूसता है पौधों का, लेकिन ये क्या करता है कि ये रोग को फैलाता है। एक रोग है वायरस, उसको बोलते हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस। उस रोग को ये एफिड फैलाता है, माहू फैलाता है, जिससे कि पौधे में ये रोग बहुत ही घातक लगता है। अतः इसकी कंट्रोल के लिए हम किसान भाई, यदि लगता है कि आपके खेत में यदि माहू लगा हुआ है तो आप एक दवा आती है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइमेथोएट या रोगार, तो उसको जो है 2 ml दवा 1 लीटर पानी में, या यदि ये दवा न मिलती है तो एक बोलते हैं इमिडाक्लोपिड या कॉन्फिडोर 3 ml दवा 10 लीटर पानी में मिला करके इसका अच्छी प्रकार से छिड़काव कर दें, जिससे कि इस माहू की हम लोग रोकथाम कर दें। यदि माहू की रोकथाम हो जाएगी तो हमारे जो वायरस जनित रोग हैं उनकी हम रोकथाम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि इस कई जगह पे बारिश भी हो गई है और अभी अगर पौधरोपण कर रहे हैं हमारे किसान मित्र, तो इस वक्त क्या चीज ध्यान रखें खासतौर पे इस पपीते की फसल में? यदि पानी बरस रहा है किसान भाई, ख्याल करें कि पानी आपके खेत में नहीं लगना चाहिए। यदि हल्की बरसात हो रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि खेत में आपके पानी लगेगा तो पौधों के मरने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए पानी खेत में न लगे। मैं शुरू में ही बताया था कि खेत का चुनाव जब करें तो आप ऐसी जमीन में करें जहाँ पे पानी के संग्रहण की या पानी के जल जमाव की समस्या नहीं होना चाहिए, निकासी का रास्ता हो। जी, अच्छे प्रकार से। जी डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत सारी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी श्रोताओं तक, हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर कन्हैया सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। और साथ ही उम्मीद है आज के इस पूरे कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंची होंगी। फिलहाल के लिए मुझे आरती को और मुझे अश्वनी को आप इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।